गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हमें हिंदी का जो चौथा चैप्टर है पार्ट 4 दीवानों की हस्ती। चौथा पार्ट कौन सा है? दीवानों की हस्ती। ये क्या है? कविता है। और इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता के कवि कौन है जिन्होंने इस कविता की रचना की है? भगवती चरण वर्मा। इन्होंने जो है दीवानों की हस्ती यानी दीवानों की तरह रहते थे वो, मतलब हंसमुख प्रवृत्ति के थे। उन्हें वो जहां भी जाते थे खुशियां बिखेर देते थे, लेकिन वहां से वापस आते थे तो वहां दुख का माहौल बना देते थे। कैसे? क्योंकि वे जहां भी जाते वहां अपने हंसी मजाक से, हंसने की प्रवृत्ति से वहां हंसी का माहौल हो जाता था, लेकिन जब वो वहां से आते थे तो दुख का माहौल हो जाता, क्योंकि वे अपने स्वभाव को अपने साथ ही लाते हैं। इसी प्रकार इसमें दीवानों की हस्ती कविता जो है इसमें बताया गया है। ये कविता हमने इस कविता की व्याख्या हम कर चुके हैं और आज हम क्या करेंगे? इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास। अब देखो इसमें जो कविता से क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले कविता से तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ये मैंने अभी बताया आपको कि कवि जहां भी जाते थे वहां अपने हंसी मजाक से खुशियां बिखेर देते थे, लेकिन जब वहां से आप वापस आते थे तो ऐसे मान लो कि आंसू बनकर वो जो खुशी थी वो आंसू बनकर बह गई हो। तो इसका आंसर होगा कवि हंसमुख यानी हंसने वाला चेहरा, हंसमुख प्रवृत्ति का है। कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा जो है वो हंसमुख प्रवृत्ति के हैं और वह जहां भी जाता है लोगों को खुश करता है। कवि जहां भी जाता है, जहां भी जाता है वहां लोगों को, जहां भी जाता है वहां लोगों को खुश करता है। जहां भी जाता है वहां लोगों को क्या करता है? खुश करता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात लोगों की खुशियों को स्थायी रूप नहीं दे पाता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात लोगों की खुशियों को स्थायी रूप नहीं दे पाता है। स्थायी रूप नहीं दे पाता है। अपने लक्ष्य यानी उनका, कवि का एक ही लक्ष्य है लोगों को खुश करना, हंसी मजाक करना, उनमें खुशियां बिखेरना, लेकिन वे जो है वे स्थायी रूप से नहीं रह पाती है उनकी खुशियां, क्योंकि कवि एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता है। इसलिए जब कवि खुद चला जाता है तो खुशियां भी उसके साथ चली जाती हैं।
उसके जीवन में आई खुशियां दीर्घकालिक नहीं होती। उसके जीवन में आई खुशियां उसके जीवन में आई खुशियां दीर्घकालिक नहीं होती, अर्थात वे लंबे समय तक नहीं टिकती हैं, थोड़ी देर की खुशियां होती हैं। कभी इसे अपनी असफलता मानकर दुखी होता है, कभी इसे अपनी असफलता मानकर दुखी होता है, तो कवि जो है उन्हें दीर्घकालिक खुशियां नहीं होती, इस वजह से वह अपनी से असफलता मान लेता है और दुखी हो जाता है। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना माना है। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना, आंसू बनकर बह जाना कहा है। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कि भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला, यानी जिस पर कोई रोक टोक नहीं हो, खुशियां लुटाने वाला कवि यह क्यों कहता है, यानी वह उसके मन में यह विचार क्यों आता है कि वह अपनी असफलता का भार इस दुनिया से लेकर जा रहा है? तो आप इसे क्या कहेंगे? निराश कहेंगे या प्रसन्न कहेंगे? तो इसका आंसर देखिए। उत्तर दो। भीख मंगों की दुनिया में प्यार लुटाने वाला, भीख मंगों की दुनिया में प्यार लुटाने वाला कवि, प्यार लुटाने वाला कवि
कवि द्वारा अपने हृदय पर लुटाने वाले, कवि द्वारा अपने हृदय पर असफलता का निशान, हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह, हृदय पर असफलता का निशान, असफलता का एक निशान भार की तरह, भार की तरह लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है। लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि जाने का अभिप्राय यह है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच, कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच, अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार और अपनत्व, प्यार और अपनत्व, अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार और अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, खुशियां बांटता है। क्या बांटता है? उनमें खुशियां बांटता है, परंतु ये खुशियां थोड़े समय के लिए होती हैं, परंतु ये खुशियां थोड़े समय के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है, कवि उन्हें लंबे समय तक
चाहता है। किनको चाहता है? लंबे समय तक बनाए रखना, खुशियों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। अपने प्रयास में असफल होने पर वह अपने प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। इससे कवि की क्या प्रकट होती है? निराशा प्रकट होती है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। तो ये जो है अपना क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर था। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 कौन सा है? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर 3। तो देखो, कविता में निम्नलिखित बातें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। कविता में निम्नलिखित बातें मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। सबसे अधिक अच्छी, सबसे अधिक अच्छी लगती है। तो इसमें फर्स्ट देखो, पहली बात जो है वो है जीवन में बेफिक्र, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए, मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। दूसरों की
दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। ये हो गई इसमें पहली बात। फिर दूसरी बात देखो, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। ये हो गई अपनी दूसरी बात। अब तीसरी देखो, कविता में उल्लासपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का उल्लासपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। चौथी बात है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे समानता, एकता, प्रेम तथा सद्भाव, इससे समानता,
दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। कविता में उल्लास पूर्वक मस्ती का जीवन जीने का संदेश दिया गया है। कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख कम करने की बात कही गई है। इससे जो है वो समाज